नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें अब तक की हेडलाइंस के साथ। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के अनुसार आगामी 1 नवंबर से कई राज्यों में शुरू हो सकती है मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कुआलालंपुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करेंगे प्रतिनिधित्व। इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, स्थिरता और समृद्धि पर होगी चर्चा। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर बना हवा का कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान मोन्था में बदला। अगले 12 घंटों में मोन्था तूफान के तेज होकर भीषण चक्रवाती तूफान बनने की संभावना। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के ढांचे पर बनी सहमति। ट्रंप ने शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान समझौते को अंतिम रूप देने पर जताई उम्मीद। और आस्था और परंपरा के पर्व छठ का आज तीसरा दिन। व्रती लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर करेंगे सुख समृद्धि की कामना। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। देश भर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग आज एक अहम घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आज अपना कार्यक्रम घोषित कर सकता है। इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी आज शाम लगभग 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव आयोग ने अपने 24 जून के आदेश में कहा था कि पिछले 20 वर्षों में मतदाता सूची में बड़े बदलाव हुए हैं। आयोग के अनुसार इस दौरान तेज शहरीकरण, शिक्षा, रोजगार और अन्य कारणों से जनसंख्या का पलायन एक सामान्य प्रवृत्ति बन गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पुनरीक्षण प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से शुरू हो सकती है। पहले चरण में इसे उन राज्यों में लागू किया जाएगा जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आज भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। कार्यक्रम के तहत भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे विदेश मंत्री। इसके बाद शाम 6:30 पर गाला डिनर का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर एस जयशंकर इस दौरान क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक साझेदारी, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक में स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन में आसियान देशों के 11 सदस्य देशों के साथ साथ 8 प्रमुख साझेदार देशों के नेता भी शामिल हो रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल आसियान शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से उसे संबोधित किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कुआलालंपुर में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर हुई मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय घटनाक्रमों और वैश्विक चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। ये उच्च स्तरीय बैठक ऐसे समय हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं चल रही हैं। इस मुलाकात से दोनों देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। बातचीत में आपसी सहयोग बढ़ाने, वैश्विक स्थिरता और व्यापारिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सेशेल्स के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज उपराष्ट्रपति सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी और उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्ले से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर चर्चा होगी। इससे पहले कल उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सेशेल्स के नए राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी को भारत की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित की।
रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई के मझगांव डॉक पर लाभार्थियों को अत्याधुनिक डीप सी फिशिंग वैसल्स वितरित करेंगे। ये कार्यक्रम सहकारिता आधारित डीप सी फिशिंग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल को प्रदर्शित करेगा। इन नौकाओं का वितरण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किया जा रहा है। प्रत्येक नौका की लागत लगभग 1.2 करोड़ है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और भारत सरकार के मत्स्य विभाग का वित्तीय सहयोग शामिल है। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और ब्लू इकोनॉमी की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है। ये कार्यक्रम भारत के समुद्री मत्स्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण, सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नई नौकाएं मछुआरों को भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और इसके साथ साथ हाई सीज में संसाधनों के दोहन की सुविधा देगी, जिससे विशेषकर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाली मछलियों जैसे टूना की पकड़ बढ़ेगी और भारत के समुद्री निर्यात को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही अमित शाह इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का भी आज उद्घाटन करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एनडीए और महागठबंधन दोनों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के बड़े नेता और स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं जनसुराज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को छपरा और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और इस बीच कांग्रेस ने फर्स्ट फेज के चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित 40 नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए स्टार प्रचारकों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, सुखविंदर सिंह सुक्खू, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह और अधीर रंजन चौधरी बिहार में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां जहां तेज है, सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं इस बीच चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर भी बड़ा आदेश जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी कर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके नतीजों के प्रसारण पर सख्त पाबंदी लगा दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 7 नवंबर सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर शाम 6:30 तक यानी 6:30 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल कराने या उनके नतीजे प्रसारित करने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया अधिनियम 1951 की धारा 126(a) के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी कर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों पर एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके परिणामों के प्रचार करने पर यह रोक लगाई है। आयोग ने साफ चेतावनी दी है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे और इसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवात मोन्था के कल तट से टकराने की संभावना है। ये चक्रवात आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है। आंध्र प्रदेश के कोकिनाडा, ईस्ट गोदावरी, कोनसीमा, एलुरु और वेस्ट गोदावरी जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। यहाँ संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह भी दी गई है। काकीनाडा के होप आइलैंड से लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में भेजा गया है। स्कूल 27 से 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। ओडिशा के मलकानगिरी, कोरापुट,
नबरंगपुर, रायगढ़, गजपति गंजाम, गंधमाल और कालाहांडी को रेड जोन घोषित किया गया है, जहां मंगलवार और बुधवार को भारी बारिश की संभावना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की बेल्जियम यात्रा पर ब्रुसेल्स पहुंचेंगे। पीयूष गोयल यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष और यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सैफकोविच के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। ये यात्रा भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर जारी वार्ता के महत्वपूर्ण चरण में हो रही है। दोनों पक्ष व्यापक, संतुलित और परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रयासों को तेज करने में जुटे हैं। इस समझौते के लिए इस महीने के शुरू में 14वें दौर की वार्ता हुई थी। मंत्री पीयूष गोयल की इस यात्रा का उद्देश्य वार्ता को रणनीतिक दिशा और राजनीतिक गति प्रदान करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के बाजार पहुंच, गैर शुल्क उपाय और नियामक सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होने की संभावना है। यात्रा के दौरान अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और अधिक समन्वय की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान भी की जाएगी। ब्रुसेल्स में मंत्री पीयूष गोयल यूरोपीय व्यापार आयुक्त सैफकोविच के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और इसके बाद रात्रि भोज में दोनों नेताओं द्वारा भारत यूरोपीय संघ व्यापार और आर्थिक साझेदारी मजबूत करने की साझा महत्वाकांक्षा की पुष्टि किए जाने की भी संभावना है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। MDH सुपर हीट, जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देशवासियों से एकता दौड़ में शामिल होने की अपील की है। एक संदेश में पीएम ने कहा है कि 31 अक्टूबर को एकता दौड़ में शामिल हों और एकजुटता की भावना का जश्न मनाएं। आइए सरदार पटेल के अखंड भारत के सपने का सम्मान करें। हमारी भाषाएं अलग हैं, त्योहारों परंपराओं की अपनी अपनी सुगंध है। यही विविधता भारत की आत्मा है। इस विविधता को एक सूत्र में पिरोया एक दूरदर्शी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज उसी एकीकरण की भावना को आगे बढ़ाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, वो हमारी आत्मा का, हमारी आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आइए अपने जिले में हो रही रन फॉर यूनिटी में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लें और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत बनाएं। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू हो गई है। कोलकाता से ग्वांगझू के लिए पहली उड़ान 26 अक्टूबर को रवाना हुई। इंडिगो की फ्लाइट 6E1703 ने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। ये उड़ान लगभग 176 यात्रियों को लेकर चीन के ग्वांगझू बाइयून इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत और चीन के बीच सभी डायरेक्ट उड़ानें बंद कर दी गई थी। हालांकि अब इंडिगो ने कोलकाता और ग्वांगझू के बीच नॉन स्टॉप डेली फ्लाइट शुरू कर दी है। इसके अलावा दिल्ली ग्वांगझू रूट पर 10 नवंबर से और दिल्ली शंघाई रूट पर 9 नवंबर से उड़ानें फिर से शुरू होंगी। ये कदम दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को नई गति देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
बात करते हैं लोक आस्था के महापर्व छठ की। आस्था और परंपरा के इस पर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज व्रत रखने वाले लोग भगवान भास्कर को डूबते वक्त अर्घ्य देंगे और उनकी आराधना करेंगे। लोग अर्घ्य के साथ ही अपने परिवार की सुख शांति की कामना भी करेंगे। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और देश भर के छठ घाटों की छटा देखते ही बनती है। भगवान सूर्य की आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। कठोर तप और सदियों की आस्था समेटे हुए छठ पर्व पर व्रती महिलाएं अपने परिवारों के साथ आज छठ घाटों की ओर प्रस्थान करेंगी। छठ पर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि डूबते समय सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की समस्याएं दूर होने की भी मान्यता है। ढलता हुआ सूर्य व्यक्ति के जीवन में मेहनत और तपस्या के फल प्राप्ति के समय को दर्शाता है। मान्यता है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में संतुलन और शक्ति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में सीता ने गंगा तट पर छठ पूजा की थी और महाभारत काल में द्रौपदी के भी गढ़मुक्तेश्वर में छठ पूजा करने की पौराणिक कथा लोकप्रिय है। छठ पूजा को हठ योग से भी जोड़ा जाता है, जब महिलाएं बिना कुछ खाए पानी में खड़े होकर सूर्य की आराधना करती हैं। माना जाता है कि बिना भोजन किए लगातार पानी में खड़े रहने से अशुद्ध जीवाणु भी खत्म हो जाते हैं। ये भी मान्यता है कि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से चर्म रोग नहीं होते, जबकि इससे आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। इस पूजा का बहुत बड़ा अपना महत्व है। ये सूर्य भगवान ही एक ऐसे भगवान है जिनको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करते हैं। तो बस यही है, सब भगवान का हम लोग कोई रूप नहीं है, लेकिन इनको हम लोग प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये महत्व है इस पूजा का, जिनको हम लोग 4 दिनों से बहुत नियम कानून से सब चीजों का पूजा पाठ इसमें किया जाता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना जीवन चक्र से भी जोड़ा जाता है। इसका अर्थ होता है कि जो कुछ भी अस्त होता है वो दोबारा उदय भी होता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना कठिन समय के बाद अच्छे दिन के आने की उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। वैदिक कालखंड में भी सूर्य की उपासना ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए की जाती थी और छठ महापर्व भी इसी प्राचीन प्रथा का हिस्सा है। छठ पूजा का महत्व है कि ये स्वास्थ्य के लिए करते हैं। हमारी जो पुरानी परंपरा है वह स्वास्थ्य पर ही बना हुआ है। आज हम लोग उसी का पुनरावृत्ति करते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रहें। सूर्य भगवान जो है, जो सदा हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे। महानगरों से लेकर छोटे शहरों और गांवों तक छठ घाटों को केले के पत्तों और बांस से सजाया गया है। 36 घंटे का कठिन व्रत रख रही महिलाएं बच्चों के साथ घाटों पर भगवान भास्कर की उपासना करेंगी। अपने इष्ट देव सूर्य से संतान सुख, स्वास्थ्य और सफलता की कामना करेंगी। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा हर परिस्थिति को स्वीकार कर ईश्वर का आभार व्यक्त करने की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को महापर्व छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए लिखा है कि महापर्व छठ पूजा के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। ये त्योहार सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना करने और माँ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। मेरी मंगल कामनाएं हैं कि ये पर्व सभी के जीवन में सुख समृद्धि का संचार करे और हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करे। गृहमंत्री अमित शाह ने छठ महापर्व की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उमंग, उत्साह और उल्लास से भरा ये महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और समृद्धि का संचार करे। छठी मैया की कृपा सभी पर बनी रहे। जय छठी मैया। छठ पर्व के मौके पर बिहार के पटना और पूर्णिया एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए खास सुविधा की गई है, जिसका असर पटना और पूर्णिया एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या में भी दिखा है। कल पटना एयरपोर्ट से 116 फ्लाइट ऑपरेट की गई और 16,000
306 पैसेंजर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहीं अगर पूर्णिया एयरपोर्ट की बात की जाए तो यहां पहली बार एक दिन में 10 फ्लाइट्स ऑपरेट की गईं। यहां एक दिन में कुल 1083 यात्री पहुंचे। ये उत्तर बिहार के बढ़ते हवाई संपर्क के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। पूर्णिया में पहली एयरबस की लैंडिंग हुई है, जो कि दिल्ली से पूर्णिया आई है। 12:50 का इसका अराइवल था। राइट टाइम आई है फ्लाइट और राइट टाइम जो है उसके बाद डिपार्चर भी हो गई है। पूरी 100% फुल थी, आने वाली भी और जाने वाली भी। और रही हैदराबाद वाली फ़्लाइट भी, उसमें 90% से ऊपर उसमें ट्रैफिक है जाने और आने का। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और यहाँ तक कि मैं भी दिल्ली से जो पूर्णिया की फ़्लाइट है, मैं भी खुद ही उसी में आया हूँ। यात्री काफ़ी खुश हैं, उनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल रही है। और जिस मात्रा में आपकी टिकटें जो है जा रही हैं, आप देख रहे होंगे टिकट नहीं मिल रही थी पिछले 2-3 दिन से, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो उनमें उत्साह है। बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, दिल्ली से पूर्णिया तक तो था नहीं, तो बागडोगरा आना पड़ता था पूर्णिया आने के लिए। काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का टाइम भी बचता है। इसके लिए मोदी सरकार को थैंक यू बोलना चाहूँगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये इनिशिएटिव था, उनके बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद। ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ हुई हमारे लिए। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था, एज़ मुजफ्फरपुर के पास कोई एयरपोर्ट नहीं था, पटना या दरभंगा, और पूर्णिया से हो गया है तो मेरे लिए तो बहुत ईजी है। वहीं रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे का स्टाफ दिन रात काम कर रहा है। उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे ने भी 620 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। नारंगी से गोरखपुर और डिब्रूगढ़ से गोरखपुर के साथ ही न्यू जलपाईगुड़ी से आगरा के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। NFR ने बड़े स्टेशनों पर रेस्टिंग कैंप और टिकट वेंडिंग मशीनें भी लगाई हैं। त्योहारों के दौरान रेलवे ने देश भर में 12,075 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। दिवाली और छठ पूजा पर लोगों को सुरक्षित और सुगम तरीके से घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने एक कदम उठाए हैं। रेलवे के मुताबिक देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों जैसे नई दिल्ली, पुणे और मुंबई स्टेशनों पर यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की तरफ से कुल 620 स्पेशल ट्रेनों का आयोजन किया गया है। इसमें से ट्रेनें जैसे कि नारंगी से गोरखपुर की ट्रेन है, डिब्रूगढ़ से गोरखपुर की ट्रेन है, कटिहार से सोनपुर, न्यू जलपाईगुड़ी से पटना, न्यू जलपाईगुड़ी से आगरा, इस तरह के कई सारे ट्रेन की व्यवस्थाएं की गई है, ताकि जो यात्री छठ के इस पावन पर्व पे अपने घर जा रहे हो या घर से वापस आ रहे हो, उनके लिए ये सुविधाजनक हो जाए। हमारी थल सेना अपने धर्मनिरपेक्षता के लिए जानी जाती है। जम्मू कश्मीर से हमारी संवाददाता नंदिता डागर की देखिए ये खास रिपोर्ट। हम इस वक्त जम्मू और कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में हैं, नियंत्रण रेखा के पास। यही वो जगह है जिसकी हिफाजत हमारी फौज के ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने अपनी जान देकर की थी। 1947-48 की पाकिस्तान के साथ जंग में उन्होंने राजौरी के झांगर पर फिर से कब्जा किया था और नौशेरा की पाकिस्तानी फौजों से हिफाजत की थी। इसलिए हम हिंदुस्तानी उन्हें लायन ऑफ नौशेरा या नौशेरा का शेर बुलाते हैं। आज भी उनका मिशन हमारे फौजी LOC पर पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ रोककर और पाकिस्तानी आतंकवादियों का खात्मा कर जारी रखे हुए हैं। लेकिन आज उनके पास उन्नत तकनीक भी है। ये इंडिया का सबसे छोटा ड्रोन है। ये नॉर्वे से खरीदा गया है और जो कि जैसे हम अम्बुश जाते हैं, पेट्रोलिंग जाते हैं, उससे पहले हम रास्ते को सैनिटाइज करते हैं, तो इसके द्वारा हम रास्ते को सैनिटाइज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो भी जवान हैं उनकी जान बच सके। ये इतना छोटा है कि जैसे आप दुश्मन इसको देख भी नहीं पाएगा और इसकी आवाज़ भी दुश्मन तक नहीं पहुंचेगी। क्या वजह है कि हमारे फौजी अपने मुल्क के लिए खतरों से खेलते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं। इसमें भगवान या अल्लाह पर यकीन भी एक हिस्सा है। बटालियन हेडक्वार्टर्स के रियर बेस पर ये एक मंदिर परेड चल रही है, जिसमें यहाँ के बटालियन के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हिस्सा ले रहे हैं। और क्योंकि ये एक गढ़वाल राइफल्स की बटालियन है, इसलिए यहाँ पर जो रूलिंग डेटी हैं वो बद्री विशाल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी थल सेना या हमारी आर्मी सिर्फ एक ही धर्म को पालन करती है। हमारी जो आर्मी है वो सर्व धर्म संभाव में बिलीव करती है, यानी कि जिस तरह मंदिर परेड होती है उसी तरह मस्जिद परेड होती है और उसी तरह गुरुद्वारे की भी परेड होती है और चर्च परेड भी होती है।
यहाँ जैसे दिवाली मनाई जाती है वैसे ही ईद भी, वैसे ही गुरु पूरब भी। यहाँ नौशेरा पे LOC पर इस बटालियन की फॉरवर्ड पोस्ट पर एक बहुत ही ख़ास चीज़ है, बल्कि इसे आप पीर बाबा की दरगाह कहें या मंदिर कहें। ये एक ऐसा जीवित व्यक्ति था जिसने 1947 और 1948 में जब पाकिस्तान की फौज ने और उनके कबायलियों ने यहाँ पे हमला किया और कब्जा करने की कोशिश की, तो ये जो खोरी बाबा थे उन्होंने जनता को बचाया और पाकिस्तानी रेडर्स यानी पाकिस्तानी कबायलियों का जमकर मुकाबला किया, डटकर मुकाबला किया। और हमारी थल सेना जो यहाँ पर तैनात है, उनका इतना गहरा विश्वास है खोरी बाबा पर कि सवेरे शाम यहाँ पर आरती की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि उनका मानना है ऑपरेशन सिंदूर में भी इस पोस्ट की सुरक्षा खोरी बाबा ने ही की है। ये विश्वास है और विश्वास पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कैमरा पर्सन धीमान के साथ नौशेरा LOC से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज़ के लिए। आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच ट्रेड डील पर बातचीत हुई, जिसके बाद अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस वार्ता से 1 नवंबर से शुरू होने वाले चीनी आयातों पर 100% टैरिफ का खतरा समाप्त हो गया है। स्कॉट बेसेंट ने उम्मीद जताई कि चीन दुर्लभ मृदा खनिजों और मैग्नेट लाइसेंसिंग व्यवस्था के क्रियान्वयन में 1 वर्ष की देरी करेगा, जब तक कि इस समझौते पर पुनर्विचार नहीं हो जाता। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए ट्रेड डील की रूपरेखा तैयार की गई। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इस रूपरेखा पर इस सप्ताह के आखिर में फाइनल फैसला लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग गुरुवार को दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात करेंगे। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।